हाँ बच्चों नमस्कार। तो हम इस कविता को देखते हैं कि प्रातः नभ था, यानी प्रातः नभ यानी जो आकाश था वो बहुत नीला शंख जैसे, यानी बहुत नीले शंख के समान। शंख आपने देखा होगा कि जो बजाते हैं ना मंदिरों में, कई बार देखा होगा आवाज़ करके यूँ बजाते हैं जो उसकी आवाज़ गूंजती है। तो प्रातः काल जो नीला शंख है उस नीले शंख के जैसे उसके समान था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें आकाश को नीले शंख के समान बताया है। आकाश उपमेय है और इसकी तुलना नीले शंख से की है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप यदि अपनी सहायक पुस्तकों में पासबुक आदि में देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा हुआ मिल जाए। समझ रहे हैं आप, उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन आपको उस बात को देख करके डरने की या चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप, केवल मैं इस पंक्ति की बात कर रहा हूं बेटा। समझ रहे हैं आप, ये नीचे तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही है और पूरी कविता में, लेकिन इस पंक्ति की बात कर रहा हूं। इस पंक्ति में आपको उपमा अलंकार मानना है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये आप पढ़ रहे हैं और कोई विद्वान व्यक्ति आपके समीप बैठा हो और वो विद्वान व्यक्ति भी आपको क्या कर दे, भ्रम में डाल दे और ये कहे कि नहीं ये तो सर ने गलत बताया, इसमें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, और फिर आप जानते हैं कि मेरी बात पर कम और उस व्यक्ति की बात पर आप ज़्यादा विश्वास करेंगे और फिर मुझे लगातार डाउट में आप भेजेंगे, अरे सर उन्होंने ऐसे बताया, ये किया। तो आपको चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्रातः नभ था, यानी प्रातः क्या था, जो आकाश है वो बहुत नीले शंख, यानी बहुत नीला जो शंख है उस नीले शंख के समान प्रातःकालीन आकाश दिखाई देता है। भोर का नभ, लेकिन भोर वो प्रातः काल या सूर्योदय से पूर्व का जो नभ आकाश है, वो सूर्योदय से पूर्व का जो आकाश है वो आकाश कैसा है, राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका, आप जानते हैं राख से लिपा हुआ चौका, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, जब खाना पकाती हैं तो उससे पहले जो चूल्हा होता है उस चूल्हे के आसपास की जगह को क्या करती है, पोतती है, और उसको कहते हैं चौका। समझ रहे हैं ना आप, चौका। इसकी एक लोकोक्ति भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, समझो। तो वो क्या है, जो चौका है उस चौके से को क्या करती है, लीपती है। जब उसको लीपती है और वो सूखता नहीं है, सूख जाएगा जब तो उसमें सफेदी आ जाती है, लेकिन जब वो गीला होता है तो उसमें कालिमा रहती है। तो कवि ने यहां पर इस बात को, अभी गीला पड़ा है आप जानते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करके, और कवि ने कहा है, क्यों कहा है, ताकि इस बात को पढ़ते समय आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि राख से लिपा हुआ चौका तुरंत सोचे कि भाई राख से यानी खड़ी से पोतते हैं तो वो सफेद हो जाता है, नहीं, अभी गीला पड़ा है। तात्पर्य है राख से लिपा हुआ चौका जब गीला होता है तो उसमें कालिमा रहती है। ऐसी ही कालिमा मानो आकाश में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, जो आकाश की कालिमा है उसको बताया, वो कैसा लग रहा है, मानो राख से लिपा हुआ चौका भी गीला है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मानना है। राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है, बहुत काली। अब धीरे धीरे आप जानते हैं फिर परिवर्तन होता है, तो फिर कवि ने क्या कहा है कि बहुत काली सिल। बहुत काली सिल से तात्पर्य है जो काली सिल, सिल आप जानते हैं, सिल जिस पर चटनी पीसी जाती है, उसके कई रंग के पत्थर होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं अच्छी जो सिल है वो काले पत्थर की होती है, और उस काले पत्थर पर चटनी जब पीसते हैं तो चटनी पीस करके रख ली, लेकिन उसमें लाल मिर्च पीसी जाती है। अब उसको जब धोया जाएगा तो उससे लाल सिंदूरी रंग क्या करेगा, उतरेगा। तो कवि ने कहा है कि अब आकाश ऐसा लग रहा है मानो बहुत काली सिल को लाल केसर से जैसे धुल गई हो। तात्पर्य जैसे आप जो काली सिल है उस काली सिल को जब धोते हैं तो उससे लाल केसर, केसर जो होती है आप जानते हैं केसर हमारे कश्मीर में होती है, तो जो केसर है उस केसर का रंग कैसा होता है, केसरिया ही होता है, लेकिन वो लाल सा होता है। तो ऐसा ही जो रंग है वो
जब सिल को धोएंगे तो उससे उतरता दिखाई देगा। तो यहां पर कवि ने बताया कि अब आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, मानो इस आकाश रूपी काली सिल को, आकाश रूपी काली सिल को उषा रूपी नायिका ने धो दिया है। उषा रूपी नायिका ने इस आकाश रूपी काली सिल को धो दिया है और उससे क्या किया जा रहा है, लाल केसर, लाल सिंदूरी रंग अब क्या हो रहा है, उतर रहा हो। मानो उषा रूपी नायिका इस आकाश रूपी काली स्लेट को धो रही है और उससे लाल सिंदूरी रंग उतरता दिखाई दे रहा है। समझना, लाल सिंदूरी रंग उतरता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्योदय से पूर्व, मैंने आपको बताया जैसे टॉर्च है, अब टॉर्च में क्या होता है बेटा, जब हाथ रखेंगे टॉर्च से जला करके तो आपने देखा होगा इधर हल्का कुछ लालिमा सी दिखाई देती है ना। अब प्रकाश तो बंद है लेकिन लालिमा दिखाई दे रही है। ऐसे ही सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे पहले ही आकाश में हल्की लालिमा सी दिखाई देना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल, यानी जो काली सिल है उस काली सिल को धोया है और धो करके उससे लाल सिंदूर रंग क्या कर रहा है, उतर रहा है। तात्पर्य है उषा रूपी नायिका ने मानो उस आकाश रूपी काली सिल को धो दिया है और उससे लाल सिंदूर रंग उतरता दिखाई दे रहा है। या स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, और ये ऐसा भी लग रहा है कि मानो स्लेट पर, जो काली स्लेट है उस काली स्लेट पर लाल खड़िया, या खड़िया का मतलब खड़ी है, चौक जानते हो ना आप, चौक जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है। अब तो ऑनलाइन व्यवस्था है, भूले नहीं होंगे उन दिनों को जब चौक से लिख करके हम आपको पढ़ाते थे। तो वो जो चौक है, अब चौक कई तरह की होती है, सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, नीली भी होती है, हरी भी होती है, उसको रंग डाल के कैसे बना दो। तो लाल खड़िया चौक यानी स्लेट पर लाल खड़िया चौक क्या कर दियो, किसी ने मल दियो। तात्पर्य भाव क्या है कि अब आकाश ऐसा लग रहा है मानो आकाश काली स्लेट है और काली स्लेट है उस पर लाल खड़िया चौक मल दिया। तात्पर्य है ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बालक है, मैंने आपको बताया कि वो जग जाए जल्दी तो क्या करते हैं माता पिता को, उसको स्लेट दे दी, बढ़ता दे दिया, चौक दे दी और वो उस पर घिसता रहता है। तो सूर्य रूपी बच्चे ने, क्योंकि सूर्य ही तो है जो उदय होने वाला है, उस सूर्य रूपी बच्चे ने अपने किरणें रूपी अदृश्य हाथों से, किरणें रूपी अदृश्य हाथों से इस आकाश रूपी काली स्लेट को क्या किया है, लाल खड़िया चौक से मल दिया है। तात्पर्य भाव यह है कि अब आकाश में हल्की लालिमा दिखाई दे रही है। यहाँ ये सब में, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा ही है, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा ही है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग है, क्योंकि कवि ने, आप जानते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया है। समझ रहे हो किस किस उपमेय क्या है, आप जानते हैं आकाश की जो कालिमा है उस कालिमा में काली सिल और लाल केसर की संभावना को व्यक्त किया है, किया कि नहीं किया है। यहाँ लाल खड़िया चौक ये है, इसमें भी उस संभावना को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर सब जगह क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो लाल खड़िया चौक क्या कर दियो, मल दियो। इस प्रकार का जो रंग है काली स्लेट पर जब लाल खड़िया चौक मल देते हैं तो उस समय पर कैसी स्थिति होती है, वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। आगे हम देखें, आगे आपको मैंने बताया था कि अब कुछ परिवर्तन फिर हुए, और वो परिवर्तन क्या हुए आपको पता है कि आकाश में अब सूर्योदय से जो प्रकाश है वो लालिमा है वो कुछ ज़्यादा हो गई, तो आकाश में कुछ नीलापन भी दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण आपको पता है उसका पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है, और परछाई दिखाई दे रही है तो पानी का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, नीला। तो कवि ने क्या कल्पना की है कि वहाँ आकाश में, आकाश रूपी जो नीला सरोवर है, उस नीले सरोवर के किनारे उषा रूपी नायिका खड़ी हुई है और उसके गोरे अंग अब उसमें क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जैसे हिल रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि तालाब है, तालाब के किनारे मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह हमारी जो माताएं बहनें हैं गांव की, शहर की जो महिलाएं हैं वो तो बाथरूम में नहाएगी, फंवारा लगा कर नहाएंगी या स्विमिंग पूल में नहाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे गांव की जो महिलाएं वो तो बहुत बड़ा तालाब है, उसमें जाकर के जब सुबह आपने देखा होगा कार्तिक स्नान जब करती है मास में, तो सुबह जब जाती है तो उसके किनारे जब खड़ी होंगी तो हवा चलती रहती है। हवा चलने के कारण क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा
हिलता रहता है, लहर चलती रहती है। और महिला का जो प्रतिबिंब है जब उसमें दिखाई देता है जल में तो वो हिलता रहता है। ऐसी ही स्थिति अब आकाश में हो रही है कि आकाश रूपी जो नीला सरोवर है, उस नीले सरोवर के किनारे उषा रूपी नायिका खड़ी हुई है। और उषा रूपी नायिका जो खड़ी हुई है उसका प्रतिबिंब, गोरा अंग उस आकाश रूपी नीले सरोवर में दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो रहा है कि मानो उसके अंग प्रत्यंग हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार रंग परिवर्तन हो रहा है। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही कि नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले जल यानी आकाश रूपी जो नीले जल का सरोवर है, उस सरोवर में किसकी जो नायिका है, उषा रूपी नायिका है, उस उषा रूपी नायिका की गौर झिलमिल, गोरे रंग की जो देह यानी जो शरीर है, गोरे रंग का जो शरीर है, गोरे रंग का जो शरीर है, वो शरीर क्या कर रहा हो? गोरे रंग का जो शरीर है वो झिलमिल यानी झिलमिला रहा हो। समझ रहे हैं आप? झिलमिला रहा हो कैसे? वो उस पर क्या कर रहा हो? झिलमिल, क्योंकि वो रंग प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना, तो उसमें चमक रहा हो, दिखाई दे रहा हो, जैसे हिल रही हो। अब हिल रही हो तात्पर्य है क्योंकि जब पानी में लहरें चलती हैं तो पानी में लहरें चलने के कारण क्या होता है, उसमें भी वो प्रतिबिंब है वो हिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वहां पर उस आकाश रूपी नीले जल का जो सरोवर है, उस सरोवर में ऐसा लगता है कि उषा रूपी जो नायिका है उसके गोरे अंग झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं और जैसे हिलते दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर आपको मैं बता दूं, उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही, उत्प्रेक्षा तो है ही, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर जो आकाश है उस आकाश में नीले जल के सरोवर की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये जो या शब्द आया है, इससे यहां पर संदेह अलंकार हो रहे। संदेह अलंकार कहाँ होता है? जब किसी चीज को देखकर मन में संदेह उत्पन्न हो जाए और वो अंत तक बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब पता ही नहीं चल रहा है नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है। तो यहाँ पर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है और वो संदेह जब उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार भी है इसमें। समझ रहे हैं आप? और कवि ने कहा और आगे रिक्त स्थान ये छोड़ दिया, अपूर्ण चिन्ह, इसके बारे में और कुछ कवि क्या बताना चाहता है? बताना ये चाहता है कि आप उसकी कल्पना करें, आप उसके बारे में सोचें। समझ रहे हैं आप? जादू टूटता है, जादू टूटता है। जादू का मतलब जो आकर्षण है, आकर्षण, जो आकर्षण है वो आकर्षण क्या हो रहा है? जादू जो उसका आकर्षण है वो टूटता है, समाप्त हो रहा है। उषा का जो उषाकालीन वेला है, समय है, उसका अब जादू क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय होते ही जो सुबह की जो लालिमा है वो लालिमा समाप्त हो जाएगी, पल पल होने वाला जो परिवर्तन है वो समाप्त हो जाएगा और उसका जो आकर्षण है वो आकर्षण भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने उस उषा काल के उस सौंदर्य को, उस जादू को कवि ने क्या किया है? व्यक्त किया है, समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको उषा काल और इनके बारे में आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ कि किस प्रकार से उषा में सूर्य की लालिमा है, क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये देखिए, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है बेटा, सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सूर्योदय से पहले जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पर आकाश में आपको पता है नीला दिखाई दे रहा है, इधर आपको पता है कि ये हल्की लालिमा, यानी ये जो कालीमा है उसके ऊपर लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है कि काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दियो, या जो सिल है काली, उस काली सिल पर क्या कर दिया है? उसको धोया है और लाल सिंदूरी रंग उससे उभर रहा है। ऐसी स्थिति अब आकाश में क्या कर रही है? दिखाई दे रही है। उस चीज़ को यहाँ पर कवि ने हमें समझाने का क्या किया है? प्रयास किया है। ये बहुत नीले शंख, आप जानते हैं नीला शंख, ये शंख देखा होगा आपने, तो ये नीला जो शंख है ऐसा आकाश दिखाई दे रहा है। आप देख लो, ये कालीमा पर ये पानी है, पानी में उसका प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है, पानी हिलता दिखाई दे रहा है, उसके गोरे रंग अर्थात जो चमक रहे हैं। ये देखो, ये चौका, ये माता जी हैं, ये माता जी ने इस घड़े में आपको पता है खड़ी वो कर रखी है, इसको लीप रही है। अब जब तक इसको लीपेगी तब तक इसका क्या होगा? लीपने के बाद कालीमा दिखाई देगी, जब तक ये सूखेगा नहीं।
तो सूखने के बाद में ऐसा होगा। अब आपको पता है ये लालिमा है आकाश की, ये लालिमा सूर्योदय से पूर्व की स्थिति आकाश में ऐसी होती है, ऐसी स्थिति आकाश में देती है। जैसे ही सूर्योदय होने वाला होता है तो फिर रंग परिवर्तन होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं ये ऐसी स्थिति सूर्योदय के समय हो रही है। ये मुझे इसलिए आपको पूरा बताना पड़ रहा है बेटा, मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी सुबह जल्दी नहीं जगते हैं, तो इस चक्कर में आपको पूरा यहाँ पर समझाने का। ये देखो काली सिल, ये सिल है जिस पर मिर्च पीसी जा रही है। देख लीजिए सिल का पत्थर काला है और इससे ये मिर्च पीसी जा रही है। जब इसको धोया जाएगा तो पानी से धोया जाएगा तो लाल सिंदूरी रंग उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो लाल सिंदूरी रंग जब उतरेगा तो आपको पता है लाल सिंदूरी रंग जब इससे उतरेगा तो ऐसा ही कवि ने कहा है कि आकाश रूपी कालिमा है, और उस आकाश रूपी कालिमा पर सीधा क्या हो रहा है कि जो लालिमा है वो लालिमा इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये स्लेट है, अब ये स्लेट पर ये चौक है, अब ये चौक जो है ये लाल रंग की चौक हो और इस पर क्या करेंगे, मल देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्योदय से ये जो समय है कि ये आकाश है और इस आकाश में जो जल है वो हल्का नीलिमा लिए हुए है, नीलापन है, और इसमें जो गौरांगनी नायिका है उस नायिका के अंग क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आपको दिखाई देंगे कि नायिका के अंग इसमें किस तरीके से आपको झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही सूर्योदय होता है उससे पहले ऐसी स्थिति आपको उस समय सूर्योदय के समय पर क्या होगी, दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूर्योदय होने वाला है और इसमें देखिए ये उषा रूपी नायिका है। इस उषा रूपी नायिका का जो अंग प्रतिबिंबित है वो इसमें होता क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की स्थिति कवि ने सूर्योदय के पूर्व की जो समय का है लालिमा है, उस लालिमा को यहाँ पर क्या किया है, वर्णित किया है। तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। हम एक बार इसके कठिन शब्द देख लें। नभ यानी आकाश, भोर यानी प्रातःकाल, चौका रसोई घर है, ये रसोई घर, अथवा उसका फर्श, उसका जो आसपास की जो जगह है, लीपा हुआ राख के घोल से जो पोता गया है, सिल मसाले आदि पीसने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो पत्थर है, होने वाला पत्थर का जो टुकड़ा है उसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। मसाले आदि पीसने का अब आपको बता ही दिया, अब तो आपके मन में आ गई होगी आपके कि किस तरीके से। ये देखिए खड़िया, सफ़ेद रंग की मिट्टी का टुकड़ा जिससे बोर्ड या स्लेट पर लिखा जाता है। ये देख लीजिए चौक है विभिन्न रंग की और इनसे ये लिखा जा रहा है इस तरीके से। गौर यानी गोरी, झिलमिल रह रहकर चमकती है। देह यानी शरीर, जादू मोहक दृश्य या आकर्षक, जो आकर्षण है उस आकर्षण को माना है, बताया है। और ये जो खड़ी है, ये आपको दिखाई दे रही है नीचे, ये खड़ी है, खड़ी का टुकड़ा देखा होगा आपने। ये प्रयोगवादी कविता है कवि की, हिंदी खड़ी बोली का इसमें कवि ने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब तक जो आपकी कविता थी बेटा वो आप जानते हैं, आपने पढ़ी, पहला पाठ पढ़ा भक्ति काल से संबंधित था, दूसरा पाठ भक्ति काल से संबंधित था, जो तीसरा पाठ था आपके चौथा पाठ था, पांचवा पाठ था, ये रीतिकाल और भक्ति काल के पाठ है, समझ रहे हैं आप। जैसे तीसरा पाठ रहीमदास जी का है, ये भी भक्ति काल के ही हैं। चौथा पाठ आपके जो कवि का है, क्या नाम, बिहारी हैं, वो रीतिकाल के थे, और पांचवा पाठ आपके भूषण का है, वो भी रीतिकाल के थे। तो अब तक हमने रीतिकाल और भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ा है। अब जो है कविता वो आपके जितने भी हैं बाद के, छठे पाठ से बाद के, वो सब आधुनिक काल की कविता है। तो आधुनिक काल की ये प्रयोगवादी कविता है, समझ रहे हैं। नए नए शब्दों का प्रयोग करना, नए नए उपमान देना, नए नए दृश्य देना, नई नई कल्पनाएं करना, इसलिए उसको प्रयोगवादी कविता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब के बाद का पाठ 6 के बाद में जितनी भी कविताएं होंगी वो सब हिंदी खड़ी बोली। चित्रात्मक शैली है।
चित्रात्मक शैली कैसे? क्योंकि कवि ने शब्दों के माध्यम से दृश्य को चित्रित करने का प्रयास किया। जब हम उस पढ़ेंगे तो हमारे सामने वो दृश्य अपने आप आंखों के सामने जीवंत हो जाते हैं। तो चित्रात्मक शैली है। काव्य मुक्तक है। काव्य मुक्तक है अर्थात जब आप जानते हैं दो तरह के हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, समझ रहे हैं। अब प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य में नीति काव्य, गीति काव्य। तो ये जो प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, इनमें तो क्या है, किसी नायक आदि के वर्णन, जीवन की घटनाओं का जो वर्णन होता है। और मुक्तक में क्या होता है, स्वतंत्र, नीति से संबंधित, कोई गीत आदि से संबंधित जो छोटी छोटी रचनाएं उनसे है। तो ये मुक्तक काव्य है जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे आगे। और नए उपमानों का क्या किया है, प्रयोग किया है। नए नए उपमान जैसे शंख है, चौका, सिल, इन सब का प्रयोग किया है कवि ने, वो है। इसमें प्रसाद गुण है, सरल भाषा में है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है और संदेह अलंकार का कवि ने क्या किया है, प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है, सब जगह होता है। उपमा अलंकार कहाँ हुआ, उत्प्रेक्षा कहाँ हुआ, संदेह कहाँ हुआ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से आपकी ये जो कविता है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।